क्या आपका भी सपना है कि लद्दाख के इन हसीन वादियों में अपनी बाइक पर बैठकर इन जादुई नज़ारों का मज़ा लिया जाए, लेकिन आप आज भी उस दुविधा में हो कि क्या मैं वो कर पाऊँगा, क्या मेरे अंदर वो बात है? तो फिर आइए, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग, जहाँ पे मैं हूँ आपका दोस्त पीटर। और आज हम बात करेंगे आपके और लद्दाख राइड के बीच में जो वो आखिरी डिलेमा या कहे दुविधा है जिसने आपको आज तक रोक के रखा है लद्दाख जाने के लिए, उसे हम कैसे मिटा सकते हैं, इस बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके उस डर की। जब आप तहे दिल से चाहते हैं कि आप भी अपनी बाइक के साथ लद्दाख जाएं, पर ये सोच के रुक जाते हैं कि क्या मैं वो कर पाऊंगा, तो फिर ये सवाल खुद से पूछने से पहले जो सवाल आपको अपने आप से पूछना है या जो सवाल आपके लिए ज़रूरी है, पहले हम उन सवाल पे बात करते हैं, फिर आएंगे असली सवाल पे। तो इससे पहले कि आप अपने काबिलियत पे शक करें, सबसे पहले जो सवाल ज़रूरी है, जो आपको खुद से पूछना चाहिए, उन पे आते हैं। तो हमारा आज का पहला सवाल है कि क्या आपकी बाइक तैयार है लद्दाख जाने के लिए? तो देखो दोस्तों, बात ऐसा है कि बाइक आपके पास कोई भी हो, चाहे वो कितनी सीसी की क्यों ना हो, सीसी मैटर नहीं करता। आसान भाषा में कहूँ तो एक बाइक की सीसी कितनी होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है। से आप 1000 किलोमीटर एक 100 सीसी की बाइक पे भी जा सकते हो, लेकिन क्या आप वो 1000 किलोमीटर बिना रुके कर सकते हो, या क्या वो आप 1000 किलोमीटर नॉन स्टॉप कर सकते हो, ये डिपेंड करता है सीसी पे। आसान शब्दों में कहें कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जाने के लिए एक 100 सीसी बाइक में आपको जितनी बार ब्रेक्स लेने पड़ेंगे, एक 1000 सीसी की बाइक में शायद उतनी बार ब्रेक्स ना लेने पड़े। लेकिन इसी के साथ एक और फैक्टर भी जुड़ता है, जो कि है बाइक का वेट। वेट से मेरा मतलब है आपकी गाड़ी जितनी हल्की होगी वो उतनी ही निम्बल होगी, आप उसको उतने ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाओगे, स्पेशली हाई माउंटेन पासेस पे। जैसा कि आप देखते हो कि बड़ी बड़ी बाइक्स लेके आप लंबे लंबे टूर तो कर सकते हो, लेकिन जब वो बड़े माउंटेन पासेस पे आती है या कहे कि स्टीप चढ़ाई पे आती है, तो थोड़ा बहुत भी हो, वो ऑफ रोड पैचेस पे हो, वो थोड़ी बहुत स्ट्रगल करती है। बाइक का वेट जितना ज़्यादा होगा ना, वो ऑफ रोड हाई बोल्डर्स और वो वाटर क्रॉसिंग्स वाले पैचेस में जो है, आपको उतनी ही ज़्यादा एफर्ट लगेगा उसको कंट्रोल करने में। लेकिन इसका एक फ़ायदा है तो एक नुकसान भी है कि बाइक का वेट जब ज़्यादा है तो वो आपका वो बैठा हुआ रहता है। हाई स्पीड्स पे जब आप जाते हो तो क्या है कि वो उतना नहीं हिलता जितनी हल्की बाइक से हिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि बाइक कोई भी हो, चाहे वो हल्की हो, भारी हो, ज़्यादा सीसी की हो, कम सीसी की हो, आप उसको कैसे कंट्रोल करते हो, आप उस पर कितने कंफर्टेबल हो, ये मैटर करता है, ना कि वो कितने सीसी की बाइक है। नो डाउट थोड़ा पावर रहने से आपको वो स्टीप टर्न्स में थोड़ा एक्स्ट्रा पुश मिलता है एंड ऑल, बट टाइम के साथ साथ वो टेक्निक्स आप धीरे धीरे जब गैदर कर लेते हो तो फिर आपको वो उतना दिक्कत फील नहीं होता, आप आराम से निकल सकते हो। तो अगर इस पूरे कन्वर्सेशन को या पूरे टॉपिक को सम अप करूँ तो ये निकल के सामने आता है कि जिस बाइक पे आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, यानी जिस बाइक को आपने सबसे ज़्यादा चलाया है, वो आपके घर पे पड़ी कोई भी बाइक हो सकती है, वो नॉर्मल स्ट्रीट बाइक हो या फिर कोई एडवेंचर बाइक हो, उस बाइक से आप लद्दाख कर सकते हो। डिपेंड क्या करेगा कि आपकी वो बाइक प्रॉपर सर्विस होनी चाहिए, उसका सारे पार्ट पुर्जे जो हैं वो सारे सब सही होने चाहिए, और आपका उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बस सिर्फ इतनी सी बात है, प्रॉपर सर्विस, प्रॉपर कंडीशन एंड योर कॉन्फिडेंस। ये 3 चीज़ अगर है तो फिर आप कोई सी भी बाइक लेके जाओ, आप उस बाइक से लद्दाख कर सकते हो। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट? इसलिए क्योंकि आप एक अननोन जगह पे जा रहे हो और चीज़ें जो हैं हमेशा अकॉर्डिंग या एज पर प्लान नहीं होती। तो ऐसे अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस पे आपकी मदद करता है आपका राइडिंग गियर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एकदम प्रॉपर ज़बरदस्त हाई एंड हाई वैल्यू राइडिंग गियर्स लेने चाहिए, बट एक बेसिक राइडिंग गियर्स हो। देखो, राइडिंग गियर्स का क्या है ना, ये डायरेक्टली सेफ्टी से रिलेटेड है। तो आप कितने भी पैसे डालो, जितने पैसे डालोगे उतना बेटर या उतना बेस्ट वर्ल्ड क्लास राइडिंग गियर्स आप परचेज कर सकते हो। बट क्या वो परचेज आपके लिए वर्थ है,
ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, कि आप कितने दिन ये राइड कंटिन्यू करने वाले हो, या फिर आप एज ए राइडिंग को कितना प्यार करते हो, या आप कितना लंबे समय तक राइडिंग करने वाले हो। अगर आपके अंदर वो पैशन है, वो जज्बा है, तो मैं कहूँगा कि आप अच्छे से अच्छा राइडिंग गियर लो। आपके पास जो बजट है, तो जो मैक्सिमम बजट आप दे सकते हो वो इस राइडिंग गियर्स को दो। बिकॉज क्या है कि बाकी सारी एक्सेसरीज वगैरह जो कुछ भी आप लगाओगे ना, वो कभी ना कभी पुरानी हो जानी है, या फिर जो है वो काम आएगा नहीं आएगा, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। बट राइडिंग गियर्स पे जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट जो है आपके सेफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है ना कि बॉडी रहेगी तो सब कुछ रहेगा भाई। आपका ये हाथ पैर सर सलामत रहेगा तो आप बहुत कुछ आगे कर सकते हो, पैसे 50 एक्सेसरीज खरीद सकते हो। लेकिन आपने एक ऐसा मोबाइल होल्डर खरीद लिया, या ऐसा एक फैंसी कुछ एक्सेसरीज खरीद लिया जो बेसिकली आपका 10% काम में भी नहीं आता है, बट आपने वही पैसे को राइडिंग गियर्स में अगर वो कम कर दिया, तो फिर क्या है कि अगर कुछ गलत होता है उस केस में जो आपके साथ डैमेज होगा, या फिर भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कुछ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो वो रिग्रेट आपको हमेशा रहेगा कि काश मैंने थोड़ा सा बेटर लिया होता तो शायद आज डैमेज का जो परसेंटेज है वो इतना नहीं होता। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि अगर मतलब आप जितना मैक्सिमम इस पर एक्सपेंड कर सको आपके बजट के हिसाब से अगर आपका बजट है कि 4,500 का आपका बजट है हेलमेट का, लेकिन आप देख पा रहे हो कि जो 4,500 में आपको हेलमेट मिल रहा है, वो हेलमेट आपसे लाख गुना बेटर हेलमेट जो है वो आपको 5,500 में मिल रहा है, बट उस वक्त आपके पास सिर्फ 4,500 ही है। तो मेरी मानो आप रुक जाओ, 2 महीना वेट कर लो, आपके पास जब वो 5,500 रुपये आ जाए फिर आप वो बेटर वाला ही हेलमेट लो। बिकॉज यहाँ पे अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो वो कॉम्प्रोमाइज़ डायरेक्ट हो रहा है आपकी सेफ्टी के साथ। तो बेसिक जो राइडिंग गियर्स है वो क्या है, आपके पास एक अच्छा हेलमेट होना चाहिए, एक अच्छा ग्लव्स होना चाहिए, एक अच्छा पेयर ऑफ बूट्स होना चाहिए। ये मेन 3 चीज़ है। और बूट्स में भी जो है मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रॉपर राइडिंग बूट्स लो, भले ही इकोनॉमिकल लो लेकिन राइडिंग बूट्स लो। वो ऐसा नहीं कि सामने में जो इंडस्ट्रियल लोग काम करते हैं ना, सामने में स्टील टो वगैरह लगा हुआ रहता है, वैसे चीज़ों पे इन्वेस्ट मत करो। बिकॉज क्या है कि क्रैश के वक्त ना वो डैमेज ज़्यादा करता है, बचाता कम है। क्योंकि वो इंडस्ट्रियल शूज़ होते हैं, ऊपर से कुछ गिरने अगर गिर रहा है तो उसको बचाने के लिए। राइडिंग में जब आप इम्पैक्ट के साथ हिट करते हो उस वक्त के लिए वो बना नहीं होता, तो वो आपके पैर को ज़्यादा डैमेज करेगा। तो मेरी सलाह ये है कि आप एक अच्छा प्रॉपर राइडिंग शूज़ लो, एंड देन फिर बारी आती है आपके जैकेट पैंट की, या फिर कहें आर्मर्स की। तो लोग अपने बजट के हिसाब से जैकेट्स और पैंट्स लेते हैं, और कुछ लोग जो है बजट के हिसाब से जो वो अलग से साइड से आर्मर्स आते हैं वो भी लेते हैं। तो इसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सस्ता ही लो लेकिन जैकेट और पैंट लो। बिकॉज क्या है ना कि वो एक पूरा फुल ऑन प्रोटेक्शन रहता है कि आर्मर्स क्या इतना पोर्शन आपका रहेगा, फिर बाकी पोर्शन तो आपका नॉर्मल यूजुअल कपड़े ही रहेंगे। तो जब वो फ्रिक्शन होता है टारमैक के साथ तो बहुत इजीली वो टीयर ऑफ हो जाता है। लेकिन जैकेट्स अगर आप ठीक ठाक ले रहे हो तो उसमें एब्रेशन रेजिस्टेंट मटेरियल रहता है। उससे क्या होता है कि वो फ्रिक्शन में बहुत हद तक वो हेल्प करता है जो कि आपके स्किन तक नहीं पहुंचता। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आप नॉर्मल कोई भी जैकेट और पैंट ले लो, बस इतना जो है। बाकी इसके अलावा तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एक्सेसरीज हैं, बहुत कुछ है आप कर सकते हो। बट ये बेसिक ऊपर से टॉप टू बॉटम आपका एक प्रोटेक्शन हो जाएगा, तो आप फ्री माइंड होकर गाड़ी चला सकते हो, जिससे कि आप टेंशन फ्री होकर रहो कि भाई ठीक है अगर कुछ होता भी है तो इट विल प्रोटेक्ट मी। अब ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे आता है जिसमें कि एक्सेसरीज जो आजकल देखोगे कि इंस्टाग्राम रील खोलो, फेसबुक खोलो, अगर आप बाइकिंग से थोड़ा रिलेट करते हो, अगर वैसे रील्स देखते हो तो आपके पास ऐसे एड्स आते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सेसरीज़ हैं, भर भर के एक्सेसरीज़ हैं जो कि आजकल आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें ना चूज़ करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपका जो अगर वो अंदर वो कीड़ा है ना, ये मैं भी शुरू में जब करता था तो मेरे साथ शुरू में क्या, मैं आज भी मेरे साथ होता है कि अंदर में जो वो कीड़ा है ना वो एक काटता है कि भाई ये भी लेना चाहिए, ये भी लेना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक्सेसरीज आप कितनी बार यूज़ करोगे और वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सपोज़ करो एक्सेसरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बेस्ट एक्सेसरीज़ जो है अगर आप राइड करते हो तो वो है ब्लूटूथ हेडसेट जो आप हेलमेट में लगाते हो।
तो वो एक्सेसरीज क्या है कि अगर आप से ग्रुप राइड करते हो तो उस केस में क्या है कि आपका एक दूसरा राइडर के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब कोई भी जो सामने जा रहा है वो कुछ पॉट होल है तो वो पहले से बता देगा, देख भाई पॉट होल है, आराम से आ, जो कि आपको सरप्राइज नहीं करेगा कोई चीज़। दूसरा क्या है कि किसी भी तरीके का कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर पास ऑन करना हो तो सिग्नल्स या वैसे शाउट करके देने से बेटर है कि आप इंटरकॉम में बोल दो तो वो सामने वाला बंदा सुन लेता है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपका जो है क्या बोलते हैं उसको कि मतलब काफ़ी फ़ायदेमंद एक्सेसरीज है। वही दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे एक्सेसरीज आते हैं जैसे कि कुछ फैंसी सा ब्लिंकर्स लगा लिया, लाइट्स लगा लिया। मतलब लाइट इन द सेंस मैं फॉग लाइट की बात नहीं कर रहा, वो जो फैंसी लाइट्स नहीं होते जो फ्लैश करते रहते हैं, तो वो क्या है कि लोगों को परेशान ज़्यादा करते हैं। तो वैसे चीज़ों, या फिर वो एक नया अभी आया था कुछ दिन पहले कि वो हेलमेट पे वाइपर ऐसे चमक रहा है, फिर हेलमेट के ऊपर एक वो फ्लफी बनी सा कुछ वैसा कुछ था। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये वेस्ट ऑफ मनी है। मतलब ये क्या है कि आपके राइडिंग को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, आपका ध्यान भटकाती हैं और साथ ही साथ आपके वॉलेट को भी बहुत ज़्यादा हिट करती है। तो कौन सी एक्सेसरीज आपके लिए फ़ायदेमंद है ये आपको डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। जो चीज़ मैं साल में 1 या 2 दिन यूज़ करने वाला हूँ, क्यों मैं उसके लिए अपने पैसे वेस्ट करूँ? वो पैसे को मैं अपने अच्छे राइडिंग गियर्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, अपने अच्छे गैजेट्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जिससे कि मेरा जो लाइफ है वो थोड़ा और इजी बनेगा, ना कि उन फालतू के एक्सेसरीज पे जो कि किसी काम का नहीं है। 1-2 बार यूज़ करोगे फिर वो करके किसी कोने में पड़ा हुआ रहेगा, आप बाद में रिग्रेट करोगे कि मैंने इसको क्यों लिया। तो ये है बात। तो अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ट्रिप कितने दिन का होना चाहिए। सी, अगर आप इंडिया में कहाँ पे रहते हो इस पे डिपेंड करता है कि आपका ट्रिप प्लान कितना का होगा। मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली या फिर चंडीगढ़। ये दोनों आप मान सकते हो कि एक बेस पॉइंट है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो जर्नी, ठीक है। तो इंडिया के आप किसी भी कोने में रहो, आपको आइदर दिल्ली आना है या चंडीगढ़ आना है, फिर वहाँ से जो है चंडीगढ़ या दिल्ली से आप जो है पूरा सर्किट लद्दाख का कवर कर सकते हो। लद्दाख एक छोटा सा जगह नहीं है, एक बहुत बड़ा जगह है। तो आपको एक तो पहले प्लान करना पड़ेगा कि आपको वहाँ पे क्या क्या कवर करने हैं। आप अगर महीने भर, 2 महीने, 3 महीने भी लद्दाख में बिताओगे फिर भी आप पूरा लद्दाख कवर नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो इतना खूबसूरत और इतना वास्ट है और इतनी छोटी छोटी जगह है जहाँ पे आप जा सकते हो। लेकिन कैसा है ना कि इतनी छुट्टियां तो सबके पास होती नहीं है, तो आपको एक टाइट शेड्यूल में ही आना है कि आपको कितने दिन की शेड्यूल में आप आ सकते हो। सो जो मेरा पहला पॉइंट था चंडीगढ़ या दिल्ली, आपको वहाँ से स्टार्ट करना है। आप जिस जगह से वहाँ तक पहुँचोगे वो टाइम आपको कैलकुलेट कर लेना है, वो आपका एक्स्ट्रा पीरियड है जाने और आने का। उसके अलावा अगर आप चंडीगढ़ से स्टार्ट करते हो तो मेरे ख्याल से अगर आप ऑलमोस्ट जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं वो प्रोमिनेंट प्लेसेस कवर करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको 13 से 15 दिन लगेंगे प्रॉपर, मतलब फुल सर्किट कंप्लीट करने का जो है, जो कि मैंने किया था। तो 13 से 15 दिन आपको उसमें लगने हैं, जिसमें कि आप आराम से बिना किसी हड़बड़ी के सारी चीज़ों को एंजॉय करते हुए, फील लेते हुए आप उसको कर सकते हो। बाकी लोग तो 7 दिन में भी करवाते हैं, 4 दिन में भी करवाते हैं, बट मैं वो सजेस्ट नहीं करता। इसका भी रीज़न बताता हूँ क्यों। आपने AMS और एक्लिमेटाइजेशन के बारे में बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत जगह सुना होगा, मैं वो सब चीज़ों पे आपको बोर नहीं करूँगा। मेरा सिंपल सा फंडा है कि जब आप एक ऐसे टेरेन पे जा रहे हो जो आपके बेसिक टेरेन से काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे है, तो आपको हड़बड़ाना नहीं चाहिए, आपको अपने बॉडी को एक्लिमेटाइज करते हुए जाना चाहिए। तो इस केस में क्या है कि अगर आप ऐसे रुक रुक के जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्या है कि आप फील कर पाओगे, देख पाओगे। जैसे सपोज करो कि आप द्रास कारगिल वाला जो एरिया है वहाँ पे जा रहे हो, तो वहाँ पे हर 5-10 किलोमीटर पे जो है ना पूरा टेरेन चेंज हो जाता है। अब अगर आप हड़बड़ी में हो कि नहीं आज मुझे पहुँचना है, वहाँ पे ले मारना है, मुझे इतने घंटे में करना है, मुझे वो करना है, तो फिर क्या है कि ये जो जर्नी है ये आप जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाओगे। उसमें क्या है कि एक अच्छा चीज़ जा रहा है बट आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है कि मुझे वहाँ पहुँचना है। तो आप ये जो प्रेजेंट है, इस प्रेजेंट को आप इग्नोर करते हो या फिर कहते हो कि उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हो कि मुझे डेस्टिनेशन पे पहुँचना है। बट भाई डेस्टिनेशन पे पहुँच के करोगे क्या? असली मज़ा तो ये जर्नी का है ना। तो आप जर्नी को जो एंजॉय करोगे वो आप तभी करोगे जब आप वैसे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम मेंटेन करते हुए जा रहे हो। तो आप सारी चीज़ों को आराम से देखते हुए बॉडी को भी वो टाइम ऑटोमेटिकली मिल जाएगा एक्लिमेटाइज करने का, और फिर आप जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे आराम से। सब कुछ आपने जर्नी को भी एंजॉय किया, आप डेस्टिनेशन भी एंजॉय करोगे और सब बॉडी को भी कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तो अगर आपके पास है टाइम
तो आप जो है पूरा सर्किट कंप्लीट करने का अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है वो जो मैंने बताया कि बेस जो है दिल्ली हो या चंडीगढ़ हो, वहाँ से 13 से 15 दिन का अगर ट्रिप करोगे तो आप पूरा सर्किट कंप्लीट कर सकते हो। बट अगर आपके पास वो छुट्टी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप क्या करो कि एक पार्ट में डिवाइड कर लो कि इस छुट्टी में मैं इतना पोर्शन देखूंगा, देन फिर अगला जब छुट्टी आएगा तो फिर मैं रेस्ट पोर्शन देखूंगा, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर कर सको। घाई में करना है तो फिर उसका कोई मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप इसी तरह से अच्छे से अगर प्लानिंग करके जाते हो तो आप चीज़ों को सलीके से अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। अब ये बहुत वाइडली डिस्कस्ड चीज़ है कि भाई मैं रूट कौन सा लूँ। देखो बेसिकली मैं चंडीगढ़ को अगर बेस मानूँ तो 2 रास्ते हैं आपको लद्दाख जाने के। पहला रास्ता जो है आपका वाया जम्मू, श्रीनगर, कारगिल, द्रास होते हुए जो है आपका लेह पहुंचता है, और दूसरा रास्ता जो है आपका मनाली, सरचू होते हुए जो है आपका लेह पहुंचता है। तो 2 रास्ते में बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि अगर आप मनाली वाले रूट से जाते हो तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड आप गेन करते हो। तो फर्स्ट टाइमर्स के लिए इशू हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ हो, बट मैक्सिमम टाइम ये प्रॉब्लम होता है कि वो जो सडन राइज ऑफ द ऑल्टीट्यूड होता है उससे काफ़ी तरीके की दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, बिकॉज बॉडी को एक्लिमेटाइज होने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर आप ये श्रीनगर वाला जो रूट है उसके थ्रू जाते हो तो फिर उसमें क्या होता है कि आपका जो वो एलिवेशन है वो बहुत धीरे धीरे होता है। उससे क्या है कि आपको बॉडी को इनफ टाइम मिलता है कि उस ऑल्टीट्यूड गेन के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सके, और आप बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रॉब्लम के, परेशानी के आप जो है लेह या कहीं लद्दाख पहुंच जाते हो। तो मेरी मानो तो अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, डोंट टेक द चांस। आप आराम से जो जम्मू वाला रूट है उसके थ्रू जाओ। बीच में बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को है। आपको सोनमर्ग मिलेगा, आपको कारगिल मिलेगा, द्रास मिलेगा जो कि आपका कोल्डेस्ट प्लेस है, और भी मतलब जो आपका जोजिला पास मिलेगा जो कि बहुत ख़तरनाक माना जाता है। हालांकि हम जिस टाइम पे गए थे तो हमें वैसा कुछ फील नहीं हुआ, बट सिंस वो हमारा पहला हाई ऑल्टीट्यूड पास था तो एक बहुत ही बढ़िया सा तगड़ा सा एक्साइटमेंट था हमारे पास। तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता का एलिवेशन जैसा मैंने आपको बताया धीरे धीरे होता है, तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा, आपके बॉडी के लिए बहुत सही रहेगा। फिर आप जाके पहुंचोगे जब लेह 2 दिन के बाद, तो फिर वहाँ पे क्या है कि आप आराम से एक दिन लेह में रेस्ट करो, फिर अगला दिन लेह का पूरा आजू बाजू बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को, वो सारा देख के फिर आप आगे फर्दर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करो। तो ये ऑलवेज सजेस्ट करूँगा मैं कि जब आप पहली बार जा रहे हो तो ये वाला रूट आप अपनाओ जो कि स्लो ऑल्टीट्यूड गेन होता है। देन फिर अगर आपके पास एनफ एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप मनाली से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें भी जाके भी उसमें भी बहुत सारी अच्छे अच्छे पासेस है, जगह है जो आप बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे, तो आप उसमें से जा सकते हो। तो भाई अब आते हैं अपने अगले सवाल पे कि पैसे कितने लगेंगे। इस सवाल का जवाब में एक्चुअली एक और सवाल का जवाब है, वो ये है कि आप सोलो करना चाहते हो या ग्रुप राइड्स करना चाहते हो। तो वो जो दूसरा वाला सवाल है उसके थ्रू शुरू करता हूँ, तो पहले सवाल का जवाब भी हमें बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो बात ऐसा है कि अगर आप सोलो राइड करते हो तो देखो पहली बार कर रहे हो, हमारा ये कन्वर्सेशन तो पहले राइडर्स के लिए चल रहा है ना, जो फर्स्ट टाइम लद्दाख जा रहे हैं। तो अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपके लिए टेरेन पूरा का पूरा जो है अननोन टेरेन है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि आपने प्लान किया कुछ ऐसा कि मैं आज शाम को 4 बजे तक 5 बजे तक इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, कहीं पे रोड ब्लॉक्स होता है, कहीं पे कुछ होता है, तो वो डिले हो जाता है। और जब आप वो पहुंचते हो तो आप अपने जो एस्टिमेटेड टाइम है उसको ETA को बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाते हो। जब हम थांग से लौट रहे थे तो हमारा प्लान था कि शाम तक लाइट रहते रहते हम लोग जो है हुंडर पहुंच जाएंगे, लेकिन हुआ जस्ट इसका उल्टा कि हमें थांग से निकलते निकलते ही ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया। तो हमने एकदम जो है दूर दूर तक कुछ नहीं है, मतलब उस टेरेन में, उस नुब्रा वैली के उस टेरेन में कुछ भी नहीं है रोड के अलावा। कहीं काफ़ी किलोमीटर दूर कहीं पे छोटी सी लाइट दिख रही है, कुछ दिख रहा है, तो घना अंधेरा। उस अंधेरे के बीच में बस हम 3 राइडर्स अपने बाइक से उस रोड पे जा रहे हैं, नुब्रा वैली के रोड पे, सुनसान पूरा रास्ता, और शाम के लगभग 7:30 पौने 8 हो रहे हैं जब हम 8:30 बजे तक हम लोग नुब्रा वैली में हुंडर में पहुंचे थे। तो ये जो एक्सपीरियंस है
ये सिंस हम ग्रुप में थे, 2-3 लोग होते तो एक मोरल सपोर्ट भी काफ़ी मैटर करता है ऐसे सिचुएशन में। लेकिन वहीं आप इमेजिन करो अगर मैं सोलो होता तो दिमाग में 10 तरह की चीज़ें होती। तो उस केस में क्या होता है कि जो है आपको प्रॉपर एक मोरल बूस्ट करने के लिए हो या एक जो होता है ना एक साथ का जो एक स्पिरिट होता है, वो चीज़ें आपको ग्रुप राइड्स में मिलती है जो कि सोलो राइड में आप मिस करोगे। और सेकंड थिंग कैसा है कि अगर ग्रुप बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो फिर हर आदमी का अपना एक अप्रोच होता है, अपना एक कैरेक्टर होता है। तो उस केस में क्या होता है कि आप ऐसे सबके साथ मैनेज कर पाओ ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर मैं सम अप करूँ दोनों चीज़ों को तो मेरे हिसाब से सोलो राइड जो एंजॉय करते हैं, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ। उसमें एंटरटेनमेंट कम होता है मेरे हिसाब से और रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपको चाहिए होता है कि भाई कोई साथ में रहे तो थोड़ा सा बस तो 2 पल हंसी मजाक के हो या जैसा भी कुछ करके हो, तो फिर वो एक जो समा बनता है ना उसमें आप एंजॉय करते हो। सोलो में क्या कि 10 तरह की चीज़ें दिमाग में चलती है, तो फिर जो है आप कभी कभी वो बोरिंग भी होता है और किसी किसी को सोलो ट्रिप बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरा पर्सनल चॉइस है कि मैं सोलो ट्रिप अवॉइड करता हूँ। सेकेंड थिंग क्या है कि मैं बड़े ग्रुप्स भी अवॉइड करता हूँ, जो कि मैंने बताया कि बड़े ग्रुप्स में जो है वो मैचिंग का थोड़ा सा इशू रहता है। तो खास के कुछ दोस्त जिनके साथ आपका रैपो अच्छा है या आपका वाइब्रेंसी मैच करता है या आपका जो टेम्परामेंट मैच करता है, तो ऐसे 2-3 लोग हों तो फिर 2-3-4 लोग हों तो आपका जो जर्नी है वो बहुत यादगार रहेगा। प्लस इसका एक और प्लस पॉइंट है, जैसे जाते हो आप किसी होटल में या किसी होम स्टे में रूम बुक करने के लिए, उस केस में क्या होता है कि आप अच्छा चीज़ भी शेयरिंग में ले सकते हो। से सपोज करो कि हम 3 दोस्त हैं, हम 3 दोस्त ने हुंडर में जो होम स्टे लिया था वो करीब 2,500 रुपये का था। तो अगर मैं अकेला होता तो मुझे वो रूम अब खुद के पॉकेट से 2,500 देने पड़ते, बट जब हम 3 लोग थे तो हमने वो चीज़ शेयरिंग कर ली तो हमारे 1,000 रुपये से भी कम पड़े हमारे सबके। तो ये जो शेयरिंग होता है, प्लस आपका लगेज शेयर हो जाता है कि भाई चेन लूब इसने ले लिया, चेन क्लीनर इसने ले लिया, पंचर किट मैंने ले लिया, कुछ टूल इसने ले लिया, कुछ टूल इसने ले लिया। तो ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें आपके ग्रुप के पास अवेलेबल है, बट आपको वो सारी चीज़ें कैरी नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये इकोनॉमिकल होती है। तो इस इकोनॉमिकल चीज़ से क्या होता है कि फिर आपका बजट जो है वो कम हो जाता है। जैसे अगर मैं एक्सप्लेन करूँ अपने बजट के बारे में, तो हमने जो वो 13-14 दिन का जो प्लान किया था, इंक्लूडिंग एयर फेयर जो कि दिल्ली से हम लोग वापस आए थे, प्लस जो यहाँ से हमने गाड़ी भेजी थी दिल्ली तक, फिर दिल्ली से जो गाड़ी हमारी वापस आई, यहाँ से दिल्ली वाया ट्रेन गए हम लोग, पूरा पेट्रोल फ्यूल सब कुछ का खर्चा मिला के भी पर हेड हमारा पड़ा था लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये। तो ये जो अमाउंट है दैट इज़ वेरी वेरी लेस अगर आप कंपेयर करो कि अगर आप सोलो ट्रिप करते हो। किसी भी हालत में ये 40 जिस टाइप से हम गए, जिस तरीके से हमने रहा, तो 40-45 हज़ार रुपये में हम नहीं कर पाते अगर मैं सोलो जाता तो ये एक फंडा है। आप डिपेंड करता है कि आप खाना क्या खाते हो, आप कितने अच्छे होटल में रुकते हो या कितने सस्ते होटल में रुकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फैक्टर्स हैं। तो हमने किसी भी तरीके की कोई कंजूसी नहीं की, और दूसरा है कि हमने फिजूल खर्ची भी नहीं की अकॉर्डिंग टू अस। हाँ, तो हमने ना कंजूसी की ना फिजूल खर्ची की, तो ओवरऑल मिला के जो है हमारा वहीं 40 से 45 का जो है एवरेज बना था टोटल हमारा वो जो 14 दिन का ट्रिप था उसमें। तो आप भी मान के चलो कि आपका जो है अगर आप जा रहे हो तो मिनिमम वहीं 40-50 हज़ार तो आपको लगने ही लगने हैं, मोर और लेस। आप समझ सकते हो कि हर एक दिन का आप एक सिंपल सा हिसाब लगाओ ना कि आपको पर डे खाने का अगर आप 1,000 रुपया पकड़ते हो, मतलब तीनों टाइम मिला जुला के जो भी है एक ऑन एन एवरेज 1,000 रुपया पकड़ते हो, और रहने का आप 1,000 से 1,500 रुपया पकड़ते हो, और फ्यूल का जो है आप मान के चलो कि 800 से 1,000 रुपया पकड़ते हो, तो कितना हो गया 1,000, 2,000, 3-3.5 हज़ार पर डे का ऐसे ही हो जाता है। ये मैं एक नॉर्मल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप इमेजिन कर लो कितना दिन आप जा रहे हो, उसके हिसाब से आपको वे खर्चे होने हैं ट्रिप पे। ट्रिप से पहले जो सारी चीज़ें हैं दैट इज़ टोटली सेपरेट। आपको क्या गैजेट्स लेने हैं, क्या कौन से कैमरे से फ़ोटो खींचनी है, और क्या पावर बैंक लेना वगैरह, वो सारा चीज़ अलग चीज़ें हैं। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ ट्रिप एक्सपेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो है जो कि आपको इतना खर्चा आने वाला है। तो इस पर हमारे 2 पॉइंट कवर हो गए, आपको सोलो जाना है या ग्रुप में जाना है, और दूसरा पैसे कितने लगने हैं। अब एक और बहुत अमेजिंग और
इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपको खुद से करना है कि मैं ट्रैवल कब करूँ। देखो कैसा है कि लद्दाख का सीज़न शुरू होता है, जो पीक सीज़न मेन टूरिस्ट सीज़न होता है वो शुरू होता है आपका मिड ऑफ मई से लेके जून तक। रीज़न बीइंग कि वहाँ पे बर्फ़ पिघलती है, BRO रास्ता क्लियर करते हैं, फिर वो ट्रिप शुरू होता है। तो अगर आप उस टाइम पे जाते हो तो पहला है कि आपको हर जगह खुला मिलेगा नहीं मिलेगा वो थोड़ा सा डाउटफुल है। स्नो आपको भर भर के मिलेगा, और सिंस स्नो हट रहा है आपका, तो फिर वो रास्ते में भी थोड़ा ऑफ रोड और वो गीला वगैरह पैच वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो रास्ते भी थोड़े बहुत ख़राब मिलेंगे कहीं कहीं। स्नो का भरपूर मज़ा ले सकते हो आप, और सिंस वो पीक टाइम होता है तो आपको होम स्टेज और जो खाना वगैरह है वो थोड़ा कॉस्टली मिलेगा। फिर एक सीज़न आता है बारिश का, टोटली नॉट रिकमेंडेड, मत जाओ बारिश में लद्दाख में, बिकॉज लद्दाख तो चलो ठीक है कैसा टेरेन है जहाँ पे बारिश कम होती है, बट जो आप चढ़ने वाले रास्ते होते हैं ना, जैसे अगर आप मनाली से जा रहे हो या फिर आप श्रीनगर से जा रहे हो तो उस टेरेन में काफ़ी बारिश होती है और बहुत सारे अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा बारिश में आप मत ही जाओ। प्लस घर से भी जब आप वहाँ तक पहुँचोगे ना उसमें भी बारिश वगैरह, तो बारिश में ना मतलब ठीक है बारिश का अलग मज़ा है, बट आप जब ऐसा बड़ा टूर करने के लिए जा रहे हो, लगेज वगैरह सब रहता है, फिर वो दिन भर गीला होकर गाड़ी चलाने में थोड़ा बहुत ठीक है, बट मैं प्रेफर नहीं करता। तो बारिश अवॉइड करो। पहाड़ों पे बारिश में वैसे भी लोग कहते हैं कि मत जाया करो। और फिर एक आता है सीज़न बारिश के बाद वाला सीज़न जहाँ पे हम गए थे। ये था आपका ऑलमोस्ट अगस्त के एंड में, मतलब हमने 20 तारीख के आसपास अगस्त में शुरू किया था और फिर जो है सितंबर में 4 तारीख तक हम लोग वापस आ गए थे। तो ये जो टाइम है ना दोस्त, ये टाइम में क्या है, पूरा ऑफ सीज़न है ये, क्योंकि इस टाइम पे बारिश के बाद तो है तो बहुत सारे विजिटर्स नहीं होते हैं, गिने चुने विजिटर्स होते हैं। मोस्टली आपको जो है होम स्टेज वगैरह इजीली अवेलेबल होंगे। हमने, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने एक भी होम स्टे बुक नहीं करा था, और एक्सेप्ट हानले हर जगह हमको बहुत इजीली रूम्स वगैरह मिल गए थे, हर जगह घर अवेलेबल था, बहुत ही अच्छे रेट्स पे मिले थे। हानले में सिंस उस दिन उमलिंगला के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था तो हमें काफ़ी दिक्कत हुआ खोजने में, बट फिर भी हमें हानले में होम स्टे जो है वो मिल गया था। तो ये है बात कि आपको अगर आप ऑफ सीज़न में जाते हो तो आपको खर्चे बहुत कम होते हैं, होम स्टेज वगैरह जो है बहुत चीपर रेट में मिल जाते हैं, और आपको पहले से बुकिंग करने का झमेला वगैरह कुछ होता नहीं, आराम से आपको सारा मिल जाएगा। पासेस भी ऑलमोस्ट फ्री होते हैं, ट्रैफिक कम होता है, तो आप आराम से जाके फ़ोटो खिंचा सकते हो अपने बाइक के साथ, अपना एकदम फुल इंजॉय कर सकते हो। तो उसमें जो है कोई कंजूसी नहीं होगी। तो ये मेरे हिसाब से मतलब एक ऐसा टाइम था जो मैंने बहुत इंजॉय किया। फिर एक टाइम आता है, थर्ड एक सीज़न है जो कि जब विंटर शुरू होने वाला होता है, जो दुर्गा पूजा के टाइम का जो सीज़न होता है, उस टाइम में भी काफ़ी लोग वहाँ पे जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, जहाँ पे ठंड पड़ने वाली होती है, ठंड शुरू हो रही होती है, उस टाइम पे भी लोग जाते हैं। तो वहाँ पे भी वो धीरे खाली होने वाला रहता है, तो वहाँ पे भीड़ अच्छा खासा होता है। तो ये 3 टाइम है जो आप जा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर हॉलीडेज़, आप इसको प्लान कर सकते हो और आप वहाँ पे मज़ा ले सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 2 तरीके का लद्दाख आपको देखने को मिलेगा अगर आप उस हिसाब से जाओ। तो एक, आप उस टाइम पे जाओ जहाँ पे जब हम लोग गए थे कि पूरा एकदम टेरेन आपको मिलेगा, एकदम बर्फ़ वगैरह उतना ज़्यादा नहीं है, दूर माउंटेन बर्फ़ है, बट एक अलग ही लेवल है, मतलब लेस क्राउड है, बहुत अच्छा है। और दूसरा है कि पूरा वाइट, मतलब एकदम स्नो कवर्ड लद्दाख। तो ये 2 अलग अलग विज़न है लद्दाख के जो आपको देखना चाहिए और आपको बिल्कुल देखना चाहिए। तो एक हो गया सर्दी वाला विज़न, और एक हो गया जब समर्स होते हैं जहाँ पे बर्फ़ वैसी नहीं होती है, तो फ्लोज वगैरह, नदियों के पानी का कलर बहुत खूबसूरत होता है। तो ये 2 सीजन्स है जहाँ पे आप जाके लद्दाख को फुल एंजॉय कर सकते हो। अगले पॉइंट पे आते हैं कि भाई इतना दिन का टूर पे जा रहे हैं तो लगेज क्या क्या कैरी करना चाहिए। जो मैंने एक्सपीरियंस किया भाई, सुबह से लेके शाम तक तो आप राइडिंग गियर्स पे रहने वाले हो, ठीक है, तो नॉर्मल कपड़ों की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप बेस लेयर यूज़ करते हो तो बेस लेयर और राइडिंग गियर्स पे आपका दिन भर निकल जाएगा। घर में सिर्फ होटल में जाने के बाद आपको कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो लोग क्या करते हैं ना, जैसे हमने भी किया, लोग क्या, इनफैक्ट हमसे भी जब पहली बार हम गए थे तो हमसे भी ये गलती हुई, हमने कपड़े वगैरह लेके गए तो 50% कपड़े जो है हमारे लौट के आए अनयूज्ड। तो मेरे ख्याल से उतने कपड़ों की ज़रूरत ही नहीं है। दिन भर आप राइडिंग गियर्स पे रहने वाले हो तो मिनिमम 2-3 टी शर्ट ले लो, ऐसे वाले टी शर्ट लो जो कि आप जो इजीली धो दो तो जल्दी सूख भी जाए, ड्राई टेरेन है, आराम से सूख जाएगा। और जो है आप
एक ही रखो मेरे हिसाब से, तो अच्छा वाला जैकेट रख लो जो कि जो है आप एक तो राइडिंग गियर्स के साथ आता ही है इनर लाइनर, उसके अलावा एक जैकेट रख लो जो कि आपको मोस्टली ठंड वगैरह से आराम से प्रोटेक्ट कर लेगा। तो उसके अलावा एक्स्ट्रा एकदम भारी भरकम लगेज वगैरह ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मिनिमम लगेज होगा ना उतनी राइड कंफर्टेबल होगी तुम्हारी, बिकॉज हर डे सुबह वो लगेज बांधना, फिर शाम को लगेज उतारना, फिर उसको होटल में जाके खोलना, फिर अगले दिन वो लगेज को फिर बांधना। तो ये जो रूटीन है ना, ये जितना ईजी मतलब कम हो उतना कम कॉम्प्लिकेटेड होगा और उतना तुम्हारे लिए रिलैक्सिंग होगा। तो लगेज कम से कम लो, जो मिनिमम ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो मैं कहूँगा कि एकदम आराम की ज़िंदगी जियो, 10-15 दिन जो भी तुमने लिए हैं, फुल ऑन सिर्फ नेचर से प्यार करो और लगेज के बारे में भूल जाओ। जितना कम लगेज लोगे तुम्हारी राइड उतनी सुकून भरी होगी। खाने का क्या करूँ? देखो, सबसे पहली बात तो कि जो है तुम दिन भर राइड करने वाले हो तो एक्सर्शन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? तो जो भी खाओगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन मेरी मानो तो अवॉइड करो लेट लाइट को खाना खाना। बिकॉज कैसा है कि वो फिर वो ऑल्टीट्यूड की वजह से सुबह ना डाइजेशन वो प्रॉपर होता नहीं। तो एज अर्ली एज पॉसिबल अगर खाना खा लो तो जब तक सोने जाओगे आधा खाना पच चुका होगा। तो ये एक सजेशन है शाम का। और सुबह का क्या है कि सुबह का दम के ब्रेकफास्ट करो। सुबह ब्रेकफास्ट इतना बढ़िया करो कि दोपहर में तुमको लंच करने का तागीद ना रहे, मतलब ज़रूरत ना रहे तुमको लंच करने की। थोड़ा बहुत इधर उधर छोटा मोटा कुछ खा लिया, प्रोटीन बार्स खा लिए, ताकि मैक्सिमम टाइम जो है तुम उस राइड पे फोकस कर सको। फिर शाम को आराम से आके, अभी होता क्या है ना, लोग जगह घाई में सुबह ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं या ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत खाते हैं, फिर दिन जब थोड़ा 3-4 भूख लगता है तो फिर उस वक्त भी जो है आपका सर दर्द होता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है। फिर खाने के लिए रुको, और कहीं भी रुकोगे तो 1 घंटे से पहले निकलोगे नहीं, कहीं पे खाना ऑर्डर वगैरह करोगे तो आधा 1 घंटा वहाँ पे टाइम वेस्ट होना ही होना है। तो इससे बेटर है सुबह आराम से अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर निकलो, ताकि एकदम आराम से काफ़ी देर तक तुम रिलैक्स रहो। दोपहर में छोटा मोटा कुछ इधर उधर खा लिया, फिर आराम से शाम को जाके खाना खा के रेस्ट करो। और खाने में कैसा है कि जो है जितना लाइट खाना खा सको ना उतना बेटर है। मतलब वो एकदम बटर चिकन पेल रहे हो, तंदूरी चिकन पेल रहे हो, तो भाई कुछ 2-4 दिन अवॉइड करो। उससे क्या होगा, डाइजेशन होने में आसानी रहेगा। सादा पौष्टिक भोजन खाओ तो ताकत भी शरीर को मिलेगी और जो है डाइजेशन वगैरह का भी ज़्यादा इशू नहीं रहेगा। तो आराम से अपनी 10-15 दिन की राइड जो है वो तुम एंजॉय कर सकते हो। अब आते हैं कि रहना कहाँ है। तो भाई दोस्त, गए हो एडवेंचर पे तो वहाँ पे 5 स्टार वाली फीलिंग की सोच रखना बुरी बात नहीं है, बट हमेशा कि तुमको वैसा ही 5 स्टार मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है। तो दिल को उतना मजबूत रखना कि भाई रात को रात काटनी है, तो कहीं भी साफ़ सुथरा जगह अगर मिल जाए जहाँ पे हम आराम से अपना जो है रात बिता सके, तो वैसे जगह पे दिल को तसल्ली दे के रुक जाना। हर जगह तुमको ऐसा नहीं मिल, जैसे कुछ प्रोमिनेंट प्लेस है, लेह में बहुत अच्छा स्टे मिल सकता है तुमको, ठीक है? कारगिल में भी जो है ठीक ठाक स्टे मिल जाएगा। सरचू में शायद वो स्टे ना मिले, हालने में शायद वो स्टे ना मिले, बिकॉज हालने जो है तुम्हारा बेस कैंप है उमलिंगला का, तो बहुत क्राउड रहता है वहाँ पे। तो फिर या ऐसा भी हो सकता है कि जो तुम जा रहे हो तो कहीं पे कुछ मिसहैप कुछ हुआ या रोड ब्लॉक हुआ, तुमको बीच में ही कहीं रुकना पड़े जहाँ पे कोई वैसा स्टे नहीं है। तो फिर उस चीज़ों के लिए खुद को तैयार रखना, खुद को प्रिपेयर करके रखना कि भाई ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर जगह एकदम अच्छा ही स्टे मिलेगा। हो सकता है कहीं कहीं मुझे एडजस्ट करना पड़े, तो उसके लिए लो फील करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को तैयार रखना है कि भाई जो बेसिक चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें हों, प्रॉपर साफ़ सुथरा जगह हो, तो तुम जो है वहाँ पे स्टे कर सको। तो यूजुअली होम स्टेज वगैरह मिलेंगे और छोटे मोटे होटल्स वगैरह मिलेंगे। जो ले हो गया या श्रीनगर में अगर रुकना है तो वहाँ पे होटल्स वगैरह अच्छे मिल जाएंगे। बाकी सब जगह तो छोटे मोटे होम स्टेज, पैंगोंग लेक में होम स्टेज भी हैं, टेंट्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अपना देख के साफ़ सुथरा जगह पे कहीं पे भी जो है वो तुम रुक सकते हो। हमेशा वो मतलब होटल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना उसको दिमाग से निकाल के जाना। तो क्या है कि सुकून से ज़्यादा चाह नहीं रहेगी ना, तो इन्जॉय करोगे। अगर तुम चाहोगी मैं एकदम फर्स्ट क्लास जगह पे रहूँ, वहाँ जाके तुमको मिट्टी का घर देख के अगर मन छोटा हो गया तो फिर तुम इन्जॉय नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर पहले से ही प्लान है कि भाई कहीं भी मिले मैं सो जाऊँगा, तो फिर क्या है कि वो मिट्टी का घर भी तुम्हें बहुत खूबसूरत लगेगा। जो वहाँ का जो लद्दाखी जो लोकल लोगों का जो एक वार्म जो वेलकम है ना, वो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर दिमाग में जो है ऐसा फिट करके जाओ, एंजॉय करोगे। तो अब फाइनली आते हैं अपने उस सवाल पे। तो अभी जो हमने सवाल की लिस्ट बनाई, इतने सारे जो हमने सवाल पूछे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वंस
आपने इन सारे सवालों को सॉर्ट कर लिया, दिमाग में फिट कर लिया कि भाई ये ऐसे करना है, वैसे करना है, ये सारे सवाल खुद से पूछ लिए, खुद को रेडी कर लिया, तो जो हमारा पहला टॉपिक था कि भाई क्या मैं लद्दाख कर सकता हूँ, तो उसका जवाब है, एक जवाब देने से पहले एक फ्रेज बोलना चाहूँगा, हायर द हिल स्ट्रॉन्गर द विल। यानी कि चोटी जितनी ऊंची होगी ना, आपको अपना विल पावर को उतना मजबूत रखना है। हर चीज़ें लाइफ में अपने हिसाब से नहीं होती हैं, लेकिन अगर हमारा विल पावर स्ट्रांग है तो हम हर चीज़ को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। तो बस आपको खुद पे भरोसा रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप जो मैंने प्रिपरेशन वाला बताया, ये सवाल आपने चेक कर लिया कि आपका ये सारा प्रिपरेशन रेडी है, माइंडसेट रेडी है, तो बस यस आप कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। इसमें कहीं पे भी ना कोई किंतु है ना परंतु है। आप आराम से लद्दाख जा सकते हो, फुल ऑन एंजॉय करोगे, एंड बिलीव मी, ये जो आपका एक्सपीरियंस होने वाला है ना, ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है। जब आप रिजांगला पे खड़े होके वो जो मेमोरियल को देखोगे ना, अंदर जो फीलिंग आएगा वो मैं आपको यहाँ से वहाँ पहुँचा नहीं सकता। वो आप वहाँ पे होगे तो ही आप फील कर पाओगे। सेम फॉर द सियाचिन, सेम फॉर द पैंगोंग लेक जो कि मिराक वाले सेक्शन में है, ये उमलिंगला में वो फीलिंग आता है। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये तुम जो कितना भी वीडियोस देख लो या कितना भी उसके बारे में जान लो, सुन लो, पढ़ लो, तुम जब तक वहाँ नहीं पहुँचोगे तुमको वहाँ पे उस चीज़ का एहसास हो ही नहीं सकता है। और तुम्हारी अगर तैयारी पूरी है, तुमने अगर सही तरीके से तैयार किया है खुद को, तुमने अगर पूरे तरीके से चीज़ों को समझा है, चीज़ों को लाइटली नहीं लिया है, एक रीजनिंग वे में लिया है कि भाई ऐसे करना है, वैसे करना है, प्लानिंग तुम्हारी प्रॉपर है, तो बिल्कुल तुम लद्दाख कर सकते हो, चाहे तुम्हारे पास कोई भी बाइक क्यों ना हो। लोग तो स्कूटर पे भी, तुम्हें वो शायद मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, एक बंदा था 90s 80s में स्कूटर पे उन्होंने खारदुंगला पास क्रॉस किया था। इमेजिन करो, आज लोग बड़ी बड़ी 1200-1600 सीसी की बाइक्स लेके जाते हैं, फिर भी स्ट्रगल करते हैं। उस बंदे ने स्कूटर में 90s 80s में, तब की रोड की कंडीशन और आज की रोड की कंडीशन में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो अगर वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। तो बस याद रखना, हायर द हिल स्ट्रॉन्गर द विल। कॉन्फिडेंस रखना है बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। वो कहते हैं ना, बियारो में एक बहुत अच्छी कहावत है, जब वहाँ पे जाओगे ना बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स देखने को मिलेंगे। उसमें एक और बहुत अच्छा स्लोगन है जिसमें वो लिखा हुआ रहता है ना, डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। तो बस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, इन्फॉर्मेशन और स्किल और कॉन्फिडेंस, बिल्कुल कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, शायद देखता हूँ एडिट करके कितना ये होता है, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया वो फर्स्ट टाइमर्स जो हैं उनको हेल्प होगा अपना राइड को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना कि आपको और भी कुछ अगर चाहिए, जानकारी चाहिए या कुछ और अगर आपको कहना है, अपनी कोई स्टोरी शेयर करनी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। बिकॉज तुम्हारा जो ये कमेंट है, ये जो है मोटिवेट करता है हमें और भी अच्छे वीडियोस लाने में और भी वीडियोस बनाने में। सो इट्स अ रिक्वेस्ट। अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, बट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फीलिंग को शेयर करना। एंड चलो, आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ योर फ्रेंड पीटर साइनिंग ऑफ।